नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। राजनीतिक परिदृश्य खास तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में निरंतर बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर काशी से नया उद्घोष किया और एक शब्द कहा, गंगा कुछ लोगों के लिए कैसी स्थिति में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए तो मां के समान है। और उससे ही जोड़ते हुए गाय का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों के लिए गाय गुनाह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए गाय माता है, पूजनीय है। और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। खास तौर से जो उनके निशाने का बिंदु रहा वो विकास था, विकास। और ये उन्होंने जोरदारी के साथ कहा कि हम विकास चाहते हैं, लेकिन वो माफिया राज चाहते हैं। हम विकास चाहते हैं, वो परिवारवाद चाहते हैं। और हम चाहते हैं यूपी आधुनिक बने, लेकिन उन्हें ये चीज पसंद नहीं है। हमारा आशीर्वाद बढ़ रहा है, डबल इंजन का आशीर्वाद बढ़ रहा है और उनका गुस्सा भी दूसरी ओर बढ़ रहा है। तमाम बातों और बिंदुओं के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमानस को बहुत कुछ सोचने और विचारने के लिए विवश भी कर दिया। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव का वैशिष्ट्य इस बार क्या है। क्योंकि अगर यूँ देखा जाए तो चुनाव काफी समय पहले से शुरू हो गया। जब शुरुआत हुई थी एक आकलन कुछ और था, आज आकलन कुछ और है। भविष्य का आकलन क्या होगा, इन्हीं बिंदुओं पर और इस चर्चा में मेरे साथ हैं एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक अनुभवचक। मैं अनुभवचक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। अनुभवचक के बारे में मैं बता दूं, बहुत क्लियर कट और साफ बात। अनुभवचक ने अपनी छात्र राजनीति से भारतीय दलित की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक ही बात बार बार सोचते रहे कि दलितों का उद्धार कैसे हो, कमजोर वर्ग को उद्धार कैसे हो, पिछड़े वर्ग का उद्धार कैसे हो। और उस दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दिन पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया एक विचारधारा के आधार पर। और अब वो लगातार उस पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको अभी भी ये मानता हूं कि उनकी सोच, उनके विचार, उनके चिंतन बिल्कुल अधुनातन है और राजनीतिक परिदृश्य का सही चित्रण भी करते हैं। अनुभव जी, आपका एक बार फिर स्वागत। अनुभव जी, ये जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपको इस राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ी बात क्या दिखती है? देखिए रमेश जी, आप पत्रकारिता जगत में दशकों से हैं और सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं। आपने भी तमाम लोकसभा, विधानसभा और चुनाव जो होते रहते हैं सब आपने देखे हैं। जो वर्तमान का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का 2022 में, अलग तरीके का एक परिदृश्य उत्तर प्रदेश में हमको और आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, उनको दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ सत्ताधारी दल
विकास पे फोकस करके, जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पे फोकस करके उनको जनता के सामने लाकर चुनावी मैदान पर उतरना चाह रही, जबकि इस सत्ताधारी दल पर समय समय पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप विभिन्न राजनीतिक दल लगाते रहे। वो सत्ताधारी दल विकास के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चुनावी मैदान पर जाने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ताधारी दल की कमियों को या अन्य चीज़ों को उठाने की जगह उल्टा धर्म के आधार पर चुनाव पे जाने का प्रयास कर रहा है। अजीबोगरीब बात है। अखिलेश यादव हरदोई के रैली में जाकर जिन्ना का जिक्र करने लगते हैं। राहुल गांधी के जो सांसद रहे मुरादाबाद से, वो राम भक्तों की तुलना निशाचर से कर देते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद भी धार्मिक आधार पर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर देते हैं, और ऐसा करके ये खुद ही चुनावों में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अनुभव जी, आप एक और ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और आप बिल्कुल अपने तथ्यों पर मजबूत हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, यही बात तो आज भी भारतीय जनता पार्टी पर लगती। आज ही प्रधानमंत्री जी ने गाय का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठाया, नंबर एक। नंबर दो, मंदिर की बात हो रही है लगातार। नंबर तीन, मथुरा की अब बात होने लगी। काशी तो मुख्य फोकस में आ गया है। कॉरिडोर के लेकर के हमने विरासत भी बचाई है, ये भी किया है। मथुरा का भी जिक्र होने लगा है, कब्रिस्तान की भी बात होने लगी है। तो जो बात अगर विपक्ष पर आप कह रहे हैं, ठीक वही बात तो अब बीजेपी में भी हो रही है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रमेश जी, जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके की टिप्पणियां आने लगी, और यहाँ तक अभी लेटेस्ट में अखिलेश जी ने काशी पर भी एक टिप्पणी कर दी, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। काशी हो, राम मंदिर हो, भगवान राम हो, ये सब हमारी आस्था के केंद्र हैं, और बार बार हमको सहिष्णु मानकर हमारे ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां करना और दूसरी तरफ से गोलबंदी करने का प्रयास करना, ये जब प्रयास होगा तो इसका इनकाउंटर होना भी जरूरी है। ये बताना भी जरूरी है कि आप हमको सिर्फ वोट बैंक, वो भी जातियों में बटा समझकर और दूसरे को ध्रुवीकरण करके अगर ये चाहेंगे कि सत्ता लोलुप होकर आप सरकार बना लें, तो अगर आप हमारे आस्था के केंद्रों पर राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे, तो जो हमारे काम हैं उनको सम्मान देना, उनके बारे में समाज में एक अच्छा मैसेज देना, तो हम भी उस पर पीछे नहीं रहेंगे, फ्रंट फुट पे ही बैटिंग करेंगे। अगर आप बॉल फेंकोगे तो छक्का पड़ना तय है। लेकिन एक बात है कि छक्का पड़ना तय, ये तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन आप जब पहले से ही छक्का उछाल करके मंदिर गगनचुंबी बन रहा है, मेरे लिए लोग कहते थे हमने 370 को हटा दिया और हमने जो है अब मथुरा की बारी है, बाकायदे इस बात की चर्चा की जा रही है, जिस समय ने अभी जिक्र किया, तो बात फिर वही लौट फिर करके आ रही है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उन्होंने किया और आपने उसका जवाब दिया, छक्का मारा, लेकिन पहले आपने भी तो ऐसी बॉलिंग की है कि जिससे कि छक्का पड़ जाए। और रमेश जी, जो बात अभी मैंने कही उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि ये नौबत आई क्यों। जी, आपने 1947 जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद जितनी सरकारें बनी, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को वोट बैंक समझकर और उधर तुष्टीकरण करने के लिए, भाई इस देश में संविधान समानता की बात करता है, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इससे भी किसी को कोई एतराज नहीं है। जब इस देश में समानता की बात होती है तो आप उनको समान व्यवहार करते तो ठीक था, लेकिन आप उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने का जब बात करते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, इस सूबे का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसके अंदर एक दबी हुई आग जो अंदर छुपी हुई थी, उसको उसके जो भाव थे, उसके अंदर जो इच्छाएं थी, वो अंदर दबी हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से सक्रिय होती है, आगे आती है और उन भावों को ही
वो आगे बढ़ाने को, उन विचारों को आगे बढ़ाने को, इस देश में रहने वाले किस व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए हों उस जगह पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, किसकी इच्छा नहीं थी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि जिस धरा पर, जिस भूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उस भूमि को भी पाने के लिए हमें इतनी लंबी अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी, जबकि इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। क्या आप इस बात को परिकल्पना भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश में उनको जो उनके अपने आराध्य हो, उनकी मस्जिद के लिए, किसी और मामले के लिए कोर्ट में जाना पड़ा हो, लेकिन हमको जाना पड़ा क्योंकि हम सहिष्णु थे। तो तमाम सारी पीड़ा जो इस देश के लोगों की थी, उसकी आवाज बनने का काम अगर करा गया तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। मैं एक थोड़ा सा इसमें और एक सब जोड़ देता हूं। एक तुष्टीकरण की बात, तुष्टीकरण हुआ और बहुसंख्यकों में ये बात भी घर कर गई, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आप तो राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, आप सब जानते हैं, क्या आप हमको थोड़ा सा समझा सकते हैं कि वो तुष्टीकरण के कौन से एक दो बिंदु ऐसे थे जिनको लेकर के बहुसंख्यक को भी नाराजगी आई, या सिर्फ तुष्टीकरण बात कह करके एक माहौल बना दिया गया? देखिए, बहुत पीछे के इतिहास में मैं आपको नहीं ले नहीं, जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जी। थोड़ा सा पिछली सरकार की अगर हम बात कर ले जी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत जी, नहीं, जी, बिल्कुल, उसी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है जी, और 2012 में मार्च में सरकार का गठन होता है। अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार होता है। पूरे प्रदेश की बात ना करके सिर्फ लखनऊ की बात करते हैं, और ये आप इसको अपने आंकड़ों में भी देख लीजिएगा। कृष्णा नगर थाने में, क्योंकि थानों के अंदर जन्माष्टमी अमूमन मनाई जाती है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। वहां पर जन्माष्टमी का पर्व थाने के अंदर मनाया जा रहा था, लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन जिसको यहाँ पे अल्पसंख्यक कहा जाता है, उन टोपी वालों ने वहां पर हमला करके जन्माष्टमी रुकवाने का काम किया था। और उसके बाद शायद आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने इस पर रोक लगा दी गई थी। ये तुष्टीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, और मेरा वो स्वयं का हमने खुद वो महसूस करा है जी, हाँ। दो घटनाएं हुई, दोनों बड़ी चर्चित घटनाएं थी। एक घटना आगरा के अंदर हुई, एक वाल्मीकि समाज की बच्ची हलवाई की दुकान पे गई सपा की सरकार में, और उसने मिठाई उठा ली। इस बात पे हलवाई ने उसको मारा जो दुकानदार था। सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ, क्योंकि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, श्रेय लेना नहीं चाहते। उस मामले में मैंने तत्कालीन डीजीपी से बात करी और उस हलवाई को बंद कराने का काम किया। उसके 10 दिन बाद दूसरी घटना हुई होली के समय। होली के समय उपले बनाने की परंपरा हमारे यहाँ आज भी है गांव देहातों में। मैनपुरी के अंदर घोसी समाज का एक चट्टा था, उससे वाल्मीकि समाज की बच्ची एक बाल्टी में गोबर ले आई। इस बात पे वहाँ के मुस्लिम समाज ने उस बच्ची को दौड़ा के मारा। 8-9 साल की बच्ची थी, कपड़े भी फाड़ दिए गए। और इसके विरोध में जब तमाम सोशल मीडिया पे मैसेज आने लगे, तो फिर मैंने डीजीपी से बात करी, और डीजीपी साहब ने उसमें तत्कालीन जो एसपी थे मैनपुरी, उनसे कहा गया, और वहाँ से ये बात पता चल के आए, क्योंकि वो मुस्लिम समाज सामने है और उनकी पैरवी जो मुलायम सिंह के समधी जंटर सिंह यादव वो कर रहे थे, इस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये तुष्टीकरण है। लेकिन और आजम खान ने, आपको भी पता है, साफ कह रखा था किसी भी थाने में मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा जल्दी नहीं लिखा जाएगा। चलिए, खैर ये आपकी बातें हैं, इसमें दो राय नहीं है, इनमें कुछ अपवाद के रूप में भी लिया जा सकता है। लेकिन खैर, आप ये अब मानते हैं कि सीधे तौर पर चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव में निश्चित तौर पर धर्म, जाति, मठ, इन सब का बोलबाला होगा और इसका वर्चस्व होगा। ये मुद्दे आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। जब काशी पे टिप्पणी होगी, राम भक्तों पे टिप्पणी होगी, तो बहुसंख्यक समाज हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा, उसको रिएक्शन करना भी चाहिए। सहिष्णुता बहुत हो गई, और इसी सहिष्णुता के कारण आज हमारा ये हाल है। ठीक बा। मैं एक बात और ये जानना चाहता हूँ कि अब से 2 महीने पहले ये कहा जाता था कि बीजेपी के मुकाबले पर कोई नहीं है,
और ये भी देखा जा रहा था तेजी के साथ में, और कहा था बिल्कुल अब तो योगी सरकार को वॉक ओवर हो गया, अभी तो बिल्कुल जीत गए। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां एकदम डेवलप कर गई, वो कौन से ऐसे कारण एकदम डेवलप कर गए कि आज जो है समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भाजपा के मुकाबले पर खड़ी हो गई। और यही कारण है कि सारा जो है बीजेपी का हमला सिर्फ सपा पर हो रहा है और अखिलेश यादव पर हो रहा है। देखिए, अभी 2019 का चुनाव जी। बहुत समय नहीं गुजरा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था उसमें, और ऐसा लग रहा था कि इन चुनावों में बड़ी कड़ी टक्कर देखनी पड़ेगी, क्लोज फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो ना वो आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हुए। उसी तरीके से जो आज का परिदृश्य हमें चुनावी दिखाई दे रहा है, भीड़ दिखाई दे रही है अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में, लेकिन जब चुनाव होगा उस दौरान ये जो जिन्नावाद इन्होंने छेड़ा है या राम भक्तों पर अटैक करा, काशी जो हमारी आस्था का केंद्र है उस पर टिप्पणी करी है, तो ये जिस दिन वोटिंग का अंतिम चरण होगा 5 बजे तक अखिलेश यादव का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, और नतीजा फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आने जा रहा है। तो ये जो सामाजिक गठजोड़ हुआ, जैसे कि आप देखिए 2017 में बीजेपी के साथ जो गठजोड़ था, अब वो पलट करके सीधे तौर पर अखिलेश के साथ हो गया है। इस सामाजिक का जो गठजोड़ है, ये इसके कोई मायने नहीं। अब तो शिवपाल भी आ गए उनके साथ में। नहीं तो पिछली बार जो 2017 का इलेक्शन हुआ था जी, उसमें शिवपाल जी ने अखिलेश का खुल के विरोध करा था जी। तो उस विरोध से शिवपाल को क्या हासिल हुआ? तो कुछ नहीं हासिल हुआ था। एक वोट सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, पिछले 1-2 चुनावों से ऐसा देखने में आ रहा है कि इनका एक प्रतिशत सेट है। 30% के आसपास सपा का हो गया, 20-22 के आसपास बसपा का हो जाता था, जो अब शायद 2-3% कम हो जाएगा, उधर 2-3% बढ़ जाएगा। 6-7-8% के आसपास कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। शेष जो वोट है, अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपना वोट प्रतिशत उनको चाहने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले वो 45-50% हो जाता है, तो रमेश जी कौन उनका मुकाबला कर? लेकिन आज की जो लगातार जो सी वोटर वगैरह के कई सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल इंटैक्ट 40 के आसपास बीजेपी चल रही है और 33 और 36 के बीच में जो है सपा चल रही है। अगर यो देखा जाए जो सर्वे आ रहे हैं, तो इनके क्या फिर मायने हैं? रमेश जी, समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता जो हैं जी, वो अखिलेश यादव हैं जी, वो अपनी यात्राएं लेके जनता के बीच में चालू कर चुके हैं, जो भी उनकी यात्रा चल रही है जी। वही भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी उनकी रैलियां, चुनावी रैलियां वो अभी चालू नहीं हुई हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो इनकी सच्चाई थी पिछली सरकारों की, चाहे माफिया राज को संरक्षण देना रहा हो, चाहे धर्म विशेष की तुष्टीकरण करने का काम रहा हो, चाहे वर्तमान में काशी पर टिप्पणी करने का रहा हो, चाहे जो इन्होंने जिन्ना को आज़ादी का श्रेय देने का काम रहा हो, ये जनता के बीच में जाना शुरू होंगे। लेकिन चुनाव की सभा तो एक तरीके से शुरू हो गई। अब आप देखिए 10 दिन के अंदर 4 बार मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। अब 24 माने कल ही से अमित शाह 1 हफ्ते का दौरा कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि 28 तारीख को कानपुर में हो रहा है। पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये आश्वस्त है कि इनकी भीड़ में कोई दम नहीं है, तो फिर इस तरीके का जो एक तरीके से हमला बोला जा रहा है और लगातार दिग्गजों की बैठकें हो रही है 2024 में, ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम 2024 में हमको मोदी को लाना है, माने मोदी का भी चेहरा बीच बीच में लाया जा रहा है, तो 22 का चुनाव योगी को जिताना है। तो क्या आपको ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी सशंकित है? नहीं, सशंकित नहीं है, इसको यूँ कहा जाए कि हर पल सजग है जी। हर पल बीजेपी जो है एक्टिव मोड में रहती है। वो किसी को भी बहुत कमज़ोर मान के
ये नहीं तो जैसे खरगोश और कछुए की कहानी हमने सुनी हुई है ना, कि हम बहुत आगे चल रहे हैं तो हम सो जाएं, कार्यकर्ता हमारा निढाल हो जाए, आराम करने लगे, उस मोड में ना रह के हमेशा सतर्क, सजग और एक्टिव रहना। तो ये अच्छी चीज़ें हैं और इसका जो है सुखद परिणाम वो प्रदेश की जनता को भी मिलता है, क्योंकि उसको विकास देखने को मिलता है, उसको तुष्टीकरण से मुक्ति मिलती है, उसको जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उसको सजते संवरते देखने का अवसर मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव अखिलेश बनाम मोदी होता चला जा रहा है? नहीं, ऐसा आकलन करना गलत है। हाँ, कुछ लोग इस तरीके की जो आकलन इसलिए कर लेते हैं जी, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही एक्टिव रूप से प्रत्येक चुनावों में निकल के आते हैं, इसलिए मोदी जी और योग इनकी तुलना करने लगते हैं अखिलेश जी की। मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, विश्व के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती होती है। वहाँ अखिलेश तो अभी अपने परिवार में भी किस तरीके से स्वीकार करे जा रहे हैं वो आपको ही पता। मजबूरी है शिवपाल की, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मजबूरी में बेचारे वो कह दे रहे हैं कि शिवपाल हमारे लिए अब नेताजी हो गए, मजबूरी में कह रहे हैं। तो वो अपने परिवार में स्वीकार नहीं है, और दूसरा इस देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा नेता के रूप में स्वीकार करे जा चुके हैं। तो बड़ा अंतर है, दोनों की तुलना करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो विश्लेषण है वो ये कह रहा है कि जो ओबीसी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो पहले 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के सामने चेहरा लगा करके किया गया और भारी जीत भी हो गई, बाद में योगी को ले आया गया, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओबीसी भी है, और ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है मोदी का, इसलिए उनको बार बार फोकस किया जा रहा है और ये जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। रमेश जी, राजनीतिक पंडितों का मानना अपनी जगह पे है जी। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है और तब से लेके आज तक जो ओबीसी वर्ग में पैदा हुआ उसको पता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हमारे कंधे पे, हमारे वोटरों पे ये सरकार जरूर बन जाती है, जब लेकिन देने की बारी आती है तो किस जाति को मिलता है ओबीसी में सबको पता है। तो नान यादव जो ओबीसी वोटर है वो अपने आप को ऐसे हालातों में ठगा हुआ महसूस करता है, इतनी बार ठगा जा चुका है कि अखिलेश यादव सत्ता लोलुपता में, सत्ता पाने की ललक के साथ कुछ भी आश्वासन दे ले, इनके बहकावों में आने वाला नहीं। तो फिर नहीं है। राजभर हो, कृष्णा पटेल हो, संजय चौहान हो, केशव दास मौर्य हो, आखिर है तो ये सब, और ये सब किस विश्वास के साथ में अखिलेश के साथ जुड़े, और यही जब बीजेपी के साथ जुड़े थे राजभर वगैरह तो ये माना जा रहा था कि ठीक है और उनकी जीत के लिए, लेकिन जब वही लोग, क्योंकि जिधर नेता जाएगा उधर उनके फॉलोअर्स जाएंगे, तो जब यही लोग आ गए हैं अखिलेश के साथ में तो कैसे अखिलेश को कमजोर रखा जाएगा? देखिए, राजभर समाज की आपने बात करी, आपने पटेल समाज की बात करी, या आपने जितने भी अन्य समाजों की बात करी जी, सबने ये देखा है कि किस तरह सत्ता लोलुपता इन नेताओं के अंदर भरी हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया था, उससे पहले का कमेंट आपको भी बखूबी याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे को अगर टिकट नहीं मिले तो अपने बेटे को लोकसभा लड़ाना चाह रहे थे ना, समाज के लिए कोई उन्होंने बलिदान नहीं करा कि भाजपा से अलग हो गए। जब उनकी अनुचित मांगों को मांगने से भाजपा ने मना कर दिया तब ओम प्रकाश राजभर भाजपा से अलग हुए, गठबंधन से अलग हुए, और मजबूरी में पहले उन्होंने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया। जब वहां दाल गलती नहीं दिखाई दी, उससे बेहतर उनको कई समीकरण मिलता दिखाई दिया तो ओवैसी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। तो राजभर समाज हो या अन्य समाज हो वो इनके गुलाम नहीं है, वो भी ये देखते हैं कि जब आप जिस दल के साथ अलायंस कर रहे हो उस दल के साथ जब आप जाते हो तो हमारे लिए आप क्या कर पाते हो, हमारा क्या भला कर पाओगे। आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लीजिए और बताइए मुझे कितने जिलों में नान यादव जिला अध्यक्ष है। जहां जहां इनके पास देने की पावर होती है वहां के ओबीसी समाज में किसी और वर्ग को ये देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, दोनों के ऊपर ये आरोप जो लगता है बिल्कुल सही है कि जब जब इनकी सरकारें आती है इनके पास देने की पावर होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जातीय लोगों को ही
भला करने का काम करते हैं। बाकी चाहे ओबीसी हो और चाहे एससी समाज का हो, उसको ठगने का काम इन लोगों ने करा है। लेकिन अगर आपने मायावती की बातचीत की तो ठीक है, लेकिन मायावती ने 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग की थी तो ब्राह्मणों के 43-44 विधायक जीत के आए थे। और देखिए आज भी सतीश मिश्रा को पूरा सम्मान दिया जा रहा है और वो तेजी के साथ में मंत्री भी उन्होंने बनाए, काफ़ी लोगों को किया। तो जब उनके पास कोई ताकत आई तो उन्होंने दिया, उसमें तो दो राय है नहीं। देखिए वर्मा जी, परिवार के लोगों को दे देना और पूरे समाज का भला करना, दोनों में बड़ा अंतर है। सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था जहां पर सतीश मिश्रा को इंट्रोड्यूस करा गया था। मायावती का जन्मदिन था 2004 वाला, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हो रहा था और बंगले पे 100-150 लोग थे पूरे देश के और कोई नहीं था। और उसमें इंट्रोड्यूस मायावती ने ऐसे करा था कि आप हमारे 6 भाइयों से परिचित हैं, आज हम अपने 7वें भाई से आपको मिलाते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा। फिर हमारी भतीजी हमको केक खिलाएंगे, तो उनकी बच्चियों ने केक खिलाई। ये सतीश मिश्रा का इंट्रोडक्शन था। और जो वो चुनाव था जिसमें आप बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के सोशल इंजीनियरिंग हुई थी, ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट करा था। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी 2007 तक, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से गांव देहातों में, शहरों में चुन चुन के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और उस दौर में भाजपा, कांग्रेस, ये कोई बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था। तो उस स्थिति में ब्राह्मण समाज जो बहुत जागरूक समाज है, उसने भी समाजवादी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नारे पे भरोसा करा, बहुजन समाज पार्टी को वोट करा। लेकिन जब देने की बारी आई तो सतीश चंद्र मिश्रा ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों में 22 बत्तियां बांटने का काम करा था, लाल बत्तियां, और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जो उनकी सोच थी उस हिसाब से भला करने का काम सतीश चंद्र मिश्रा ने नहीं करा था। और इसी कारण 2012 का जब चुनाव आया तो ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी से विरक्त हो गया और समाजवादी पार्टी को वोट करके उसने सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वही व्यवहार हुआ उनके साथ। लेकिन कमोवेश तो यही दिखता है कि आज जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से नाराज है, और ये टर्न लिया खास तौर से जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी, वहाँ से टर्न ले लिया और एक स्थिति में आए। और इसको सुधारने के लिए भी बीजेपी ने जितिन प्रसाद को ले आए कि भाई ब्राह्मण चेहरा के रूप में, और उन्होंने जो है टैनी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया है। हालांकि वो विवादित हो गए हैं और इसीलिए उनको हटाया भी नहीं जा रहा है कि अगर हटा देंगे तो ब्राह्मण समाज नाराज होगा। तो कमोवेश स्थितियाँ ठीक है, हो सकता है कि वो उस समय 100% हो तो आज 20% हो, 30% हो, कहीं ना कहीं तो नाराज है ब्राह्मण। जो विकास दुबे वाला प्रकरण हुआ जी, उसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ उन लोगों ने उठाई जी, जिनके लिए विकास दुबे वोट जुटाने का काम करता था। जी। हद तो ये हो गई कि समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता, कोई त्रिपाठी जी हैं, उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं विकास दुबे की मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने उनकी जोर शोर से विकास दुबे की बात उठाई। सबको पता है कि जब बिल्हौर का कार्यक्रम तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मंच में विकास दुबे हुआ करता था। राजा रामपाल जब बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे तो राजा रामपाल विकास दुबे को सरेंडर कराने ले गए थे। ये सबको पता है, सब किसी से छुपा नहीं हुआ है। विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी का किस हद तक सपोर्टर हुआ करता था, ना आपसे छुपा ना हमसे छुपा हुआ है। तो ये इनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी, और इस व्यक्तिगत पीड़ा को इन्होंने ब्राह्मण समाज का नाम देकर समाज के सामने लाने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, वो अच्छे से जानता है कि किनकी सरकारों में हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो नज़ारा कोई भूला नहीं है कि इटावा की सड़कों के ऊपर एक बुजुर्ग ब्राह्मण को जूते की माला पहनाकर दौड़ाया गया था, और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज उद्वेलित था, मुकदमा लिखाना चाहता था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी उसके। लेकिन अभी जो गोरखपुर से हरशंकर तिवारी का परिवार आ गया, कहते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा पूर्वांचल में।
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हरिशंकर तिवारी बड़े नेता रहे हैं जी। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज भी इस बात को अच्छे से जानता है ना कि हरिशंकर तिवारी व्यक्तिगत स्वार्थ में जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने देखा बहुजन समाज पार्टी गर्त की तरफ जा रही है, उससे कुछ उनका भला नहीं होने वाला है, तो जिस बहुजन समाज पार्टी ने उनके मामा के लड़के गणेश शंकर पांडे को विधान परिषद का सभापति बनाया था, उसको छोड़ के आज वो साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव इन सब चीज़ों का पड़ेगा। और यही थोड़ा बहुत प्रभाव आपको राजभर का भी दिखाई देगा। देखिए, राजभर हो या इस तरीके की जो पार्टियां जिनका आपने जिक्र करा है जी, इनका वोट प्रतिशत आप अगर पिछले चुनावों का कभी भी उठा के देख लीजिए, जब ये खुद स्वतंत्र रूप से लड़े हो जी, 1-8% से ज़्यादा नहीं रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपकी बात पश्चिम में लेकर के चले, जहाँ पर रालोद से सपा का गठबंधन हो गया है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर किसान आंदोलन का अभी भी प्रभाव दिख रहा है? रमेश जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश के हिसाब से हो सकता है? सबसे मजबूत इससे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता है कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब दोनों पीक पे हों 2019 में, और वो गठबंधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसका हश्र क्या हुआ? बसपा का जो गठबंधन हुआ था वो प्रदेश, ये तो एक पश्चिम की बात है, जिसे हम लोग जाट लैंड की बात करते हैं, और कह रहे हैं जिस और जाट खड़ा उस उधर की खटिया खड़ी, ये तक नारा लगने लगा। मैं सीधा सवाल पूछा, ठीक है, जैसे लोग लगे हुए हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन के साथ था, ये भी तो आपको पता है, और ये भी कहा जाता है कि जाटों के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह रहे। लेकिन हम वही कह रहे हैं, और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद जब वहां पे फेल हो गए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लोग उस समय तो इसलिए फेल हो गए थे कि मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर के जाट और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे। लेकिन आज की अगर परिस्थितियों को देखिए, आप आज का समीकरण देखिए, तो जाट और मुस्लिम, और यो देखिए जो अजगर मजगर जो गुर्जर वगैरह भी हैं, उन मुस्लिम, ये सब बिल्कुल एक हो रहे हैं, और उसका कारण सिर्फ किसान आंदोलन। मैं ये बात कर रहा हूं, और टैनी को ना हटाया जाला। एक जगह चर्चा चल रही थी टैनी की, क्योंकि आपने बात कर दी अभी, क्योंकि ये बड़ा मामला जोर शोर से है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। कहीं पूछा गया कि न्याय में देर होना भी अन्याय कहलाता है, ऐसी चर्चा में निकला। तो वहाँ पे हमने इस बात को बड़ी जोर शोर से कहा था, वो आज आपके यहाँ भी मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, उसी कमेटी ने जो टैनी के सुपुत्र हैं उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का काम किया है। न्याय में देरी की जहाँ तक बात करी जाती है, तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि 100 गुनाहगार भले छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ इतना सब्र करा 1-8 महीने में, वो भी जांच फाइनल आ जाएगी। अगर उसी कमेटी ने इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर सरकार का, पार्टी का कोई दबाव नहीं है, तभी तो आरोप पत्र दाखिल कर पाए। नहीं, गृह राज्य मंत्री जो देश का, उसके लड़के के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो जाना। तो थोड़ा सब्र करिए, अगर दोषी होंगे आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। बताइए हमको, पश्चिम क्षेत्र में इसका इफेक्ट क्या दिखेगा भाई, ये क्यों जानना? इफेक्ट उसका ये पड़ेगा कि अब वहाँ के किसान भी समझ चुके हैं। वहाँ 136 सीटें हैं, ये बताइए, और पिछले बार 100 से अधिक सीटें मिली थी बीजेपी को। मेरा सवाल सीधा सीधा है, इस बार क्या होने जा रहा है? किसान समझ चुका है कि जिन मांगों को लेकर हम बैठे हुए थे, वो सारी मांगे तो केंद्र सरकार ने मान ली, और इसी वजह से आपने भी देखा कि टिकैत जी चाहते थे कि धरना चलता रहे, अब दूसरी चीज़ उसमें जोड़ दी जाए कि MRP वाला भी, MSP वाला भी जोड़ दिया जाए, लेकिन किसानों ने उनकी मांग को नकार दिया। जिन 3 मांगों को लेकर हम बैठे थे वो तो मांग लिया गया है। तो अब जो किसानों के ऊपर बैठकर और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, उन सब के मंसूबे ठंडे हो चुके हैं, और किसानों तक भी मैसेज धीरे धीरे पहुंच चुका है कि केंद्र सरकार ने हमारे हित में जो कानून पास हो चुका था उसको भी वापस लेने का काम किया। वो भी वो केंद्र सरकार जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा हुआ कदम ये वापस नहीं लेते। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी किसानों के लिए। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम अपनी इस चर्चा को
आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य की। हमारे साथ में है अनुभवचक, एक अच्छे विश्लेषक हैं। अनुभव जी, थोड़ा सा ये समझाइए कि इस बार के चुनाव में ये दल बदल बहुत तेजी के साथ हो रहा है और यहाँ तक कि बीजेपी को तो इसके लिए अपने यहाँ एक कमेटी बनानी पड़ी, ज्वाइनिंग कमेटी, और उसका अध्यक्ष जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाना पड़ा। सपा में भी, तो ये क्या कारण है, ये इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रमेश जी, चुनावों के दौरान तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि दल बदल बड़े पैमाने पर होता आया है और तमाम उसमें कारण होते हैं। राजनीतिक दलों के जो नेता होते, टिकटार्थी होते, उनको लगता है यहाँ हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, हम दूसरी पार्टी में जाकर टिकट ले लेंगे। तो पहले भी होता आया है। और जहाँ तक आपने ज्वाइनिंग कमेटी की बात की भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति आए और वो हमारी पार्टी के अंदर एंट्री ले ले, तो उसको जांचने के लिए ज्वाइन कराने से पहले उसका आपराधिक रिकॉर्ड, उसको ज्वाइन कराने से पार्टी के वोटों में कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना जा रहा है, इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो पहले जिला लेवल पे फिर क्षेत्र लेवल पे पता करता है ज्वाइन करने वाले के बारे में, और उसके बाद जब दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल हो जाता है और उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत उसकी भर्ती भारतीय जनता पार्टी में की जाती है। लेकिन इसे आप चुनावी रणनीति नहीं मानते कि एक और जब सपा के साथ लोग रोज 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 जुड़ने लगे, तो अब बीजेपी ने भी सोचा इसकी भी काट होनी चाहिए और इस काट के लिए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, क्योंकि इस बार तो लड़ाई एक और एक बयान आता है, तपाक उसका जवाब दे दिया जाता है। ये तो इस समय लड़ाई बहुत तेजी पे चल रही है। तो मेरा सीधा सीधा मानना ये है कि ये भी एक नई चुनावी रणनीति है। नहीं, देखिए चुनाव चल रहा, चुनावी रणनीति तो कुछ भी किसी को भी बात को कह सकते, कोई भी घटना होगी चुनाव से तो जुड़ी हुई होगी जी। लेकिन जो मैंने अपना देखा है, बाकायदा प्रोफार्मा बना होता है और उसके अंदर जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया जा रहा है उसमें जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, क्षेत्रीय अध्यक्ष की क्या उसमें राय है, जांच परख कर साफ स्वच्छ बेदाग छवि के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एंट्री मिले, इस सोच के साथ एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, जहां पिछले चुनाव में मुख्तार अंसारी और उनके भाई से अखिलेश यादव एक दूरी बनाकर चल रहे थे, ये कहते नहीं थक रहे थे कि हम अपनी पार्टी में माफियाओं को एंट्री नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ इन चुनावों में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग हाथों हाथ लिए जा रहे हैं, वो येन केन प्रकार ने सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऐसा तो कोई आदमी आया नहीं, बताइए जरा, कोई है ऐसा? अरे बल्कि उनको तो आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में लड़ने आ रहे थे छावनी से और उनको तुरंत अखिलेश ने वापस कर दिया था। और अखिलेश इस बात पर तो अडिग है कि हम साफ सुथरी छवि के लोगों को लेंगे, ऐसा है क्या? उनके भाई सिकबतुल्ला अंसारी जी जी, वो समाजवादी पार्टी में सदस्यता ले चुके हैं। पिछली बार मुख्तार अंसारी सदस्यता लेने नहीं गया था क्योंकि तो जेल में ही था। जी जी, सिकबतुल्ला अंसारी ही गए थे सदस्यता लेने, जिनको अखिलेश यादव ने ये कह के वापस कर दिया था कि हम माफियाओं को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। आज की तारीख में सिकबतुल्ला अंसारी जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। आज उनसे दूरी बनाने की जगह ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि हमें एन किन प्रकार से सत्ता हासिल करनी है और उसमें इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो इनका हमें आपराधिक रिकॉर्ड देखना या इनका कैरेक्टर देखने के हमें जरूरत नहीं है। ये बताइए कि ये जो सब कुछ चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा बंटाधार तो बहुजन समाज पार्टी का दिख रहा है। आज स्थिति है उनके पास, जहां पर एक अच्छी खासी संख्या में विधायक थे वो 19-20 वो सब आज 2 ही रह गए हैं, बल्कि एक तरीके देखा जाए तो पूरी सफाया हो गया है। ये कौन सी बात है? और अब लोग ये भी कहने लगे कि आखिर मायावती क्या चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या ऐसा कारण दिख रहा है, क्या उन्होंने पहले से ही हार मान ली? हालांकि वो बार बार ये कहते हैं कि सत्ता हमको मिलने वाली है। आज भी उन्होंने सेक्टर प्रभारियों की और जो है जोनल प्रभारियों की बैठक की और उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा सत्ता तो हमारी ही आने वाली है। ऐसा क्या है और ये क्यों ऐसा हो गया है बहुजन समाज पार्टी के साथ में? 9 अक्टूबर 2006 जी,
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन नायक, राष्ट्र नायक मान्यवर काशीराम साहब के देहांत से पहले की बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद की बहुजन समाज पार्टी, दोनों में बड़ा अंतर है। वो जो काशीराम साहब ने पार्टी की, जिस पार्टी की स्थापना करी थी, वो एक मिशन को लेकर करी थी और वो कहते थे इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, एक मिशन का नाम है। लेकिन जब सत्ता पूरी तरीके से मायावती के हाथ में, सत्ता से मेरा मतलब सूबे की नहीं, बहुजन समाज पार्टी की कमान जब मायावती के हाथ में आ गई तो मायावती ने अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए और उससे भी आगे जाके जो आज की तारीख में बंटाधार हुआ है, अपने परिवार के लोगों को किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में स्थापित करा जाए, आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुजन समाज पार्टी की कमान दी जाए, वो इसमें लगी हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम सतीश चंद्र मिश्रा भी कर रहे हैं। वो भी अपनी पत्नी को ले आए, वो भी अपने बेटे को ले आए। जिस परिवारवाद से दूरी को लेकर काशीराम साहब ने अपना परिवार त्याग दिया था और उन्होंने भी मायावती को इसीलिए चुना था कि इनका विवाह नहीं हुआ है तो ये भी परिवारवाद से दूरी बना के रखेंगे। ईसम सिंह नाम के जो एक सांसद हुआ करते थे, राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे बसपा के अंदर, 2003 में उनको सिर्फ इस बात पे निकाल दिया था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक विधानसभा की टिकट मांग ली थी। आज उस बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हावी है और आज भी अटैचियों का लेन देन करा जाता है। आज भी वो उसी जातिवाद से ग्रसित हुई हैं जिसको किनारे करके मिशन को जोड़ने की बात एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को लेकर चलने की बात कभी कहा कर जाती थी। आज वो पूरी तरीके से जाति आधार पर केंद्रित कर चुके हैं और ये सबसे बड़ा आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। वो तो ये कहती है कि मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जो हमारी विचारधारा माने दलित विचारधारा के अनुरूप होगा। तो उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया और उसमें एक तरीके से आनंद का नाम भी आने लगा है। तो वो तो साफ कहती हैं कि हमारी जो मिशन है, हमारी जो दलित विचारधारा है, उसी का ही व्यक्ति होगा। तो उसमें परिवारवाद या किसी की बात कैसे आ सकती है? ये बात वर्मा जी काशीराम साहब भी कह सकते थे, अपनी बहन को ले आते, अपने भाई को ले आते। जब आप समग्र समाज के अंदर से उस विचारधारा के किसी व्यक्ति को ढूंढोगे तो आप योग्यतम व्यक्ति का चुनाव करोगे। लेकिन अगर आपकी आंखें, आपका देखने का दायरा अपने परिवार तक सीमित होगा तो उसके अंदर से ही आप वो नकारा हो, अयोग्य हो, कैसा भी आज उनके पास वोट बैंक तो एक अच्छा खासा हाई है, उसके बावजूद लोग क्यों टूट रहे हैं? नहीं, बात वोट बैंक की नहीं है। जनाधार वाले नेता, मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले नेता, वो एक एक करके इसी वजह से किनारा करते चले जा रहे हैं कि जहां एक तरफ मायावती जो है, आज भी मान लीजिए किसी हम लालजी वर्मा की सीट की बात करें, इतने समय से वहां पर उसको स्थापित करा गया एक नेता के रूप में। और जब जिला पंचायत सदस्य की बात आती है, टिकटों के वितरण की बात आती है, और जब इतने सालों से उसके जो वहां पे सपोर्टर बने हुए अपने लिए टिकट मांगेंगे, किससे? वर्मा जी से मांगेंगे। वर्मा जी जोन इंचार्ज के पास जाएंगे। अब जोन इंचार्ज कहेगा कि फलाना तो इतना दे रहा, तुम भी अपने से इतना दिलाओ। तो नए घोड़े के साथ लगातार उन लोगों को भी दौड़ना होगा जिन्होंने खून पसीने के साथ इस पार्टी को सींचा है। आपकी लड़ाई उनसे कराई जाएगी और आपको भी उन्हीं मानकों को पूरा करना होगा। आप टिकटों को, अपने समर्थकों को जो इतने समय से आपके साथ दिलाने में कहीं ना कहीं से वंचित रहोगे, उपेक्षित महसूस करोगे और ऐसे में आप क्या करोगे? पार्टी लेकिन आपको ऐसी कौन सी बात पिंच कर गई जो आपने नाता तोड़ दिया? क्योंकि आप तो पूरे समर्पण भाव से लगे हुए थे। जी जी जी, देखिए, हमने जब पार्टी छोड़ी जी, और शायद हमारे जैसे एक दो लोग ही ऐसे होंगे जो पार्टी से निकाले नहीं गए। लालजी वर्मा हो, ये तो सब पार्टी से निष्कासन हुआ। वही मैं कह रहा हूँ जी। मैंने पार्टी से त्याग पत्र इसीलिए दिया क्योंकि मैं जिस विचारधारा के कारण बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा था, 2009 में मैंने देखा कि पार्टी जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, 2009 में वो तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा के चुनावों में थी। आपको भी पता है, सपा पहले पे थी, कांग्रेस दूसरे पे, तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी। 2012 के इलेक्शन आया
तो जो बहुजन समाज पार्टी का समर्पित वोटर था उसने फिर एक बार मायावती को झटका दिया कि शायद अब तुम समझ जाओ। फिर 2014 आया, 17 आया, 19 आया, लेकिन उन झटकों को समझने की जगह और सेनापति के रूप में लड़ाई का नेतृत्व करने की जगह मायावती सिर्फ बाइट देने तक अपने को सीमित कर लिया। किसी के यहाँ आना जाना नहीं, किसी के दुख तकलीफ से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो बुआ जी कार्यक्रम में जाती हैं, बाकी किसी के दुख तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं रह गया। तो आपको यही बात पिंच कर गई क्या? जब मिशन की जो विचारधारा है जिससे हमारे समाज का भला होना है जी। उस विचारधारा से आप भटक चुके हो, तो फिर हमारे जैसे लोग जो मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते थे, समाज की चिंता करने का काम करते थे, उन्होंने भी ये देखने का काम किया, समझने का काम किया कि किस तरीके से आपको सबक सिखाया जाए, आपको मैसेज दिया जाए। लेकिन मैं अनुभव जी थोड़ा सा मैं एक बात और कहूँगा कि आप जिस विचारधारा को, जिस मिशन को लेकर चाहते थे, तो आप बीजेपी में गए हैं, वहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं परहेज दिखता है इस विचारधारा के साथ में, और ख़ास तौर से आरोप लगते हैं, और इसको दूर करने के लिए वहाँ पर समरसता का अभियान भी चलाया जाता, लेकिन जो है वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है। देखिए रमेश जी, जो वर्तमान की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, दो उदाहरण सिर्फ आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में संशोधन लाने का काम किया, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, वो मोदी सरकार का निर्णय नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने उस निर्णय को संसद में बिल बना के पलटने का काम किया, ना पलटने का काम किया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सख्त प्रावधान करने का काम मोदी सरकार ने किया। दूसरी बात, प्रदेश की मैं बात करता हूँ, जब शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर कुछ लोगों ने अत्याचार करने का काम किया, जैसे मान लीजिए आजमगढ़ में घर जलाया गया, मुस्लिम समाज के लोग थे, तो इसी योगी सरकार ने रासुका जैसे कड़ी धारा लगाकर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया, जिनके खिलाफ कभी कोई मुंह नहीं खोलता। तो कोई और सरकार होती तो टोपीधारी देखकर उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं करता। क्या होगा टोपीधारी के लिए, क्या होगा? लेकिन हाथरस के बारे में आप क्या कहें? मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, नहीं, हाथरस में भी आपने देखा कि जो दोषी लोग थे, जो आरोपी लोग थे, उनको जेल पहुंचाने का काम भाजपा ने। मेरी फिर से वही बात कि 100 गुनाहगार भले छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी रणनीति के तहत पूरा जांच परख कर दोषी लोगों को, आरोपी लोगों को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया। और जिस तरीके से दलितों के हित के लिए योगी सरकार काम कर रही है, आज कानपुर में अगर पहली कमिश्नरी बनती है पुलिस की, तो यहाँ पर असीम अरोड़ को कमिश्नर बनाकर पोस्ट करने का काम इसी योगी सरकार ने किया। प्रयागराज अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रेम प्रकाश ADG जोन है, तो चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे हमारे सामाजिक लोग हों, चाहे हमारे हित के जो भी बातें हों, योगी सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान देती है और हमारे मुद्दों को सुलझाने का काम करती है। इसी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मायावती का अब भविष्य आपको क्या दिखता है, और क्या होगा इस चुनाव में जो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं? देखिए, मायावती एक डरी हुई महिला है आज की तारीख में। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेनापति अगर डरा हुआ हो, सेनापति अगर घर से ना निकलकर, रण में ना जाकर, सिर्फ अपने आप को ANI को बाइट देने तक सीमित कर रहा हो, तो उस सेना का युद्ध में जाकर अंजाम क्या होगा, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो क्या BSP का भविष्य जो है अधर्म में हो गया? अधर्म नहीं, BSP जो है समाप्त की तरफ जा रही है। 27-28% वोट से घट के 20-22%, और इस चुनाव में आप लिख के रख लीजिए 12 से 14%। 12 से 14% का बसपा को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो धीरे धीरे जो 12-14% वोट भी रह गया है, वो भी अपना भविष्य कहाँ बेहतर हो सकता है वो भी तलाशने का काम करेगा। आगे आने वाले चुनाव में वो भी सीमित होता चला जाएगा। आखिरी में 1-2 सवाल और जी। प्रियंका गांधी की जो आधी आबादी की लड़ाई है, उन्होंने कहा, एक फिल्म का उदाहरण भी दिया कि अगर शशि कपूर कहते हैं मेरे साथ माँ है, तो मैं भी कहती हूँ मेरे साथ बहन है।
क्या आपको लग रहा है इस समय काफ़ी परिश्रम भी हो रहा है और लगता है कि कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को पर्यटन स्थल मान कर आने वाले, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको ये समझना चाहिए कि ये आज़ादी से पहले की ना तो कांग्रेस है और ना आज़ादी से पहले के प्रदेशवासी या देशवासी हैं, और ना ये वो दौर है जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं हुआ करता था तो आप कहाँ क्या कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो उसका पता समाज को नहीं चलता था। जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो इस सूबे के लोग राजस्थान की तरफ भी आंख लगाकर देखते हैं, इस सूबे के लोग पंजाब में भी देखते हैं कि आप आधी आबादी के साथ क्या न्याय कर रहे हो, इस सूबे के लोग छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। नौकरी मांगने लोग जाते हैं पंजाब में, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं वो भी आपने देखा है, आपसे छुपा नहीं हुआ है। आधी आबादी आज राजस्थान रेप के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है, लेकिन वो प्रियंका गांधी को दिखाई नहीं देता। तो इस देश के लोग, इस सूबे के लोग इनके राजनीतिक छलावे को अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये चाहे जितना चेहरा बदल लें, लेकिन उन चेहरों की चमक में फंसने वाले सूबे की जनता नहीं है, बुद्धिमान जनता है, समझदार जनता है। 6-7% जो इनका पारंपरिक वोट है वो इनको जरूर प्राप्त होता रहेगा, लेकिन सूबे की जनता इनको इससे ज्यादा वोट देने वाली नहीं। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से बात कर रही है, केजरीवाल भी आने वाले हैं, इनका कुछ भविष्य नहीं दिख रहा? नहीं, मुझे इनका कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप एग्जाम्पल उठा के देखेंगे, दिल्ली, वहाँ कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी सीधी लड़ाई हुआ करती थी, वहाँ पे कांग्रेस से आदमी नाराज था, और जो अन्य पार्टियां थी, 2008 में बहुजन समाज पार्टी को वहाँ 13% वोट मिला था, लेकिन जब 2013 का इलेक्शन आया तो बहुजन समाज पार्टी 1-2% पे सिमट गई थी, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला तो बसपा का भी खाता नहीं खुला था, सीधी सीधी लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी। चलिए, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे सीधा सीधा बहुत साफ, और मैं अपेक्षा करूंगा कि इसमें आप बहुत सफाई से बात करेंगे। बीजेपी 300 के आसपास क्या कहेंगे, या उससे कम या उससे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल 300 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी को सीटें उत्तर प्रदेश की जनता के वोटों के माध्यम से मिलने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण जिस तरीके से विकास परक योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया हो योगी सरकार ने, जिस तरीके से हमारे आस्था के केंद्रों को जो उसका जो सज्जा का काम, उसको विकास का काम करा वो हो, चाहे इस सूबे को माफिया राज चलाने वाले गुंडों को किस तरीके से बैसाखी पे और व्हील चेयर पे बैठालने का काम करा हो, तो ये सब प्रदेश की जनता देखेगी, विकास को देखेगी, माफिया राज से मुक्ति का देखेगी, गुंडा राज के समाप्ति की बात देखेगी, और जातिवाद से मुक्ति की बात देखेगी, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, पूरा आशीर्वाद देगी, और 300 के पार हम फिर से जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये पक्ष है वो प्रबल है, और जो इस समय एक विकास की धारा को बहाने का काम किया जा रहा है, लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एकदम अब आप बंगाल की तरीके से बनारस, काशी, सोनभद्र, जेवर हवाई अड्डा नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में किया जा रहा, तो जनता सोच ये भी रही है कि यदि यही काम 4 साल पहले से शुरू कर दिए जाते तो शायद उत्तर प्रदेश का बहुत भला होता। लेकिन खैर, चुनाव ही सही, कहीं ना कहीं विकास की एक धारा बह चली है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।